अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल लिखें। अच्छा, एक मिनट, मैंने कल आपको कोई एग्जाम नोट बताया था? कल एंड का किया है, फार्मूला लिखा था है? अच्छा, एग्जाम नोट नहीं बताया था। चले दो एग्जाम नोट लिखें पहले, फिर सवाल करते हैं। पहले समझ लें फिर लिखाता हूं। जो पहले सवाल ब्रेक इवन के जो भी 2-3 किए, उनमें ये कैसे पता चल रहा है कि हमने फार्मूले में ब्रेक इवन यूनिट्स वाला फार्मूला लगाना है कि ब्रेक इवन अमाउंट वाला है? रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है। और अगर दोनों मांग रहे हैं तो चाहे दोनों लगा लें या कोई एक लगा के सेल प्राइस यूज कर लें। और अगर एक मांगा है तो जो मांगा है उसका फार्मूला लग जाएगा। मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन में फार्मूला कंबाइंड यूनिट्स वाला लगना है कि कंबाइंड रेवेन्यू वाला लगना है, इस बात का फैसला रिक्वायरमेंट से नहीं होगा। इस बात का फैसला होगा कि रेशो कौन सी रखनी है। अगर रेशो मैनेजमेंट ने टारगेट यूनिट्स की करने को कहा है तो फार्मूला भी यूनिट्स वाला ही लगेगा। इसकी मैं रीजन सवाल करा लूं, पहले नॉलेज के लिए बता दूंगा, इतना कुछ ज्यादा वो समझ आती होती नहीं है, लेकिन चलें समझा दूंगा। और अगर नहीं समझ आई तो करना तो ऐसे ही जो बता रहा हूं। तो एग्जाम नोट दोबारा बता रहा हूं कि मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन की ही बात कर रहा हूं ना, तो ये लिखना की जरूरत है दोबारा कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो चलें लिख लें। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और ब्रेक इवन पूछा है, चल तो फिर ये भी लिखने अगर कॉस्ट का पेपर है अच्छा जी, मैं बता ही रहा हूं कि कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला लगाना है या कंबाइंड ब्रेक इवन रेवेन्यू का फार्मूला लगाना है, इसका फैसला होगा कि टारगेट रेशो किसकी रखनी है। इसका फैसला टारगेट रेशो के हिसाब से होगा। अगर टारगेट रेशो यूनिट्स वाली रखने को कहा है तो कंबाइंड यूनिट्स वाला फार्मूला, और अगर टारगेट रेशो रेवेन्यू वाली रखने को कहा है तो कंबाइंड रेवेन्यू वाला फार्मूला। एक दफा और, कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स वाला फार्मूला लगाना है या कंबाइंड ब्रेक इवन रेवेन्यू वाला फार्मूला लगाना है, ये टारगेट रेशो देख के फैसला करना है। अगर टारगेट रेशो यूनिट्स की रखने को कहा है तो कंबाइंड यूनिट्स वाला फार्मूला, और अगर टारगेट रेशो रेवेन्यू की कहा है तो कंबाइंड रेवेन्यू वाला फार्मूला। लिख लिया। दूसरा नोट लिखें। है पहले वाला एंड से बता दूं, फुल स्टॉप। पहला नोट दोबारा बता रहा हूं, ब्रेक इवन यूनिट्स, कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला लगाना है या कंबाइंड ब्रेक इवन रेवेन्यू का फार्मूला लगाना है, ये टारगेट रेशो के हिसाब से डिसाइड करना है। अगर टारगेट रेशो यूनिट्स की मेंटेन करने को कहा है तो कंबाइंड यूनिट्स वाला फार्मूला, और अगर टारगेट रेशो रेवेन्यू की मेंटेन करने को कहा है तो कंबाइंड रेवेन्यू वाला फार्मूला। दूसरा नोट बता रहा हूं, ये भी समझ लें पहले। फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट्स में फैक्ट्री के खर्चे भी आ गए और एडमिन सेलिंग भी आ गए। तो सारी फिक्स्ड कॉस्ट हर प्रोडक्ट की अलग अलग ही होती हैं या बहुत सारी कॉमन भी होती हैं? कॉमन भी होती हैं। तो जब सारी कॉमन है इसलिए तो हम कंबाइंड ब्रेक इवन निकालना पड़ रहा है मजबूरन। हो सकता है सवाल वाला आपको धोखा दे और फिक्स्ड खर्चे प्रोडक्ट वाइज बांट दे, तो इसमें धोखा क्या है? बच्चा समझेगा कि जब है ही सबकी अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट तो अलग अलग ब्रेक इवन निकाल देगा। तो ये शरारत है एग्जामिनर की, और आपने धोखे में नहीं आना। आपने उन सारी फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल करके कंबाइंड वाला फार्मूला ही लगाना है। फिर से, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज बांट दी हो तो ये धोखा है। आपने उनका ग्रैंड टोटल ही करना है और कंबाइंड ब्रेक इवन वाला फार्मूला ही लगाना है।
चले जी, लिख लिया। सवाल लिखें, एक खुद बना के करा देता हूं, फिर 5 पेपर का सवाल करते हैं। अच्छा, सेम डाटा से ना मैं दोनों वैरायटियां करा रहा हूं, यानी दोनों रेशोज सेम डाटा इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको उनमें फर्क भी बता सकूं और सेम भी बता सकूं। सवाल में कोई एक रेशो ही होगी, मैं दोनों से करवा रहा हूं। बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर 2024। क्वेश्चन है बजटेड इंफॉर्मेशन फॉर 2024। यहां तक टोटल फिक्स कॉस्ट 420,000, 4,20,000। रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन सेल in units and amount if management has decided to maintain same ratio as के बाद लग गए दो नुक्ते। पार्ट ए, बजटेड सेल यूनिट्स, और बी बजटेड सेल्स रेवेन्यू। सवाल में कोई एक ही कहा होगा, क्योंकि ये कल ये बात बताई थी कि यूनिट की रेशो है या अमाउंट की रेशो है, एक ही बात है, नहीं फर्क है ना, इसलिए होगी इनमें से कोई एक। मैं आपको सेम डाटा यूज करके बस दोनों में फर्क सिखाने के लिए सेम डाटा यूज कर रहा हूं। चलें करता हूं सॉल्व। अच्छा, बजटेड रेशो कहां है मेंटेन, बजटेड कहां है, बजटेड यूनिट्स किधर है, निकाल लेंगे। तो सवाल में ए और बी दोनों के लिए कॉमन डाटा ये है कि ए और बी का टोटल रेवेन्यू हमें पता है 24 लाख, और यूनिट्स निकाल लेते हैं। सेल प्राइस से डिवाइड कर ले, कितने 30,000 और 90,000। यानी पार्ट ए में कहा है कि ये मेंटेन करनी है, पार्ट बी में कहा है कि ये मेंटेन करनी है। पार्ट ए, पार्ट ए में रेशो कौन सी कहां है, यूनिट्स की ना, तो फार्मूला भी हमें लगाना पड़ेगा कंबाइंड यूनिट्स वाला। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट 420,000, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ए का कितना है,
12, बी का और वेटेड एवरेज 12 और 10 का एवरेज किस रेशो में? ये यूनिट्स वाली रेशो में। क्या है यूनिट्स की रेशो? हाँ जी। अच्छा, अगर आपने स्कूल में मैथ नहीं पढ़ा ना और आपको इसकी रेशो निकालनी नहीं आ रही तो कोई महरूमी की बात नहीं है। आपको कौन कह रहा है सिंप्लीफाई करने को? इसकी रेशो है 12 इंटू 30/120। 1:3 करने की जरूरत ही नहीं, बस जो लिखा हुआ है वही वाला पोर्शन लेना है, प्लस 10 इंटू 90/120। जीरो मैंने कम कर दिया, नहीं कम करने वो भी लिख लें, लेकिन जो वहां लिखा मैंने उसी को प्रोपोर्शन लिया। कितना आ गया? 10.5 10.5 40,000 रुपीज यूनिट्स। रिक्वायर्ड क्या था? प्रोडक्ट वाइज। तो अब इसको प्रोडक्ट वाइज तोड़ लेते हैं। प्रोडक्ट वाइज तोड़ेंगे तो ए और बी, इस 40,000 को किस रेशियो में तोड़ना है? इसी में, यही वाला 30/120 और 40,000 इंटू 90/120। 10,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स। और रेवेन्यू भी पूछा हुआ है। मल्टीप्लाई कर लें प्राइस से। आठ लाख और 12। पार्ट बी में रेशियो कौन सी रखनी है? रेवेन्यू की। तो फार्मूला लगाना पड़ेगा रेवेन्यू वाला। टोटल फिक्स कॉस्ट
डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज CS रेशो। CS रेशो को कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं। CS रेशो अगर 15% है तो 0.15 लिखना भी ठीक है, 15% लिखना भी ठीक है, ये एक ही बात है। टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 4,20,000, वेटेड एवरेज CS रेशो निकाल लेते हैं वर्किंग 2। CS रेशो ए की कितनी है? अच्छा 15 बनती है। 12 डिवाइडेड बाय 80, 15%। बी की 25%। वेटेड एवरेज, इसको किस रेशो में वेट लेना है? रेवेन्यू, यानी 24-36 वाली रेशो। तो वेटेड एवरेज हो जाएगा 15% इंटू 24/80, नहीं 60, प्लस 25% इंटू 36/60। रेवेन्यू की रेशो आ गई अब 21। $2 मिलियन। ये आ गई कंबाइंड ब्रेक इवन सेल। अब तोड़ लेते हैं इसको प्रोडक्ट वाइज। तो 2 मिलियन को तोड़ दें किस रेशो में? यही 24-60, और बी को 36-60, 8 लाख और 12 लाख, समा 8 लाख 12 लाख, 8 लाख 12 लाख। सेम क्यों आ गया? सवाल वही है। और इसको ले जाते हैं अब यूनिट्स पे। तो 8 लाख को डिवाइड कर लेते हैं 80 रुपए से, और 12 लाख को डिवाइड कर लेते हैं 40 से। 10,000, 30,000। तो बस ये दोनों पार्ट सामने लाने का मकसद ये था कि रेशो से फैसला करना है कि फार्मूला कौन सा वाला लेना है। ऐसा क्यों हो रहा है? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगाने के लिए किसकी रेशो इस्तेमाल होनी बनती है? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगाने के लिए। अगर कल वाली मिसालें समझ आई थी तो सेल प्राइस पर यूनिट, वो जो मैंने 2 मिसालें दी थी, सेल प्राइस पर यूनिट कौन सी रेशो से वेट कर रहे थे? यूनिट्स की जो रेशो थी। और जब मैंने वेज रेट पर आर का एवरेज किया था तो जो आर की रेशो थी। तो हम जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो यूनिट्स की रेशो लेनी है ना। इसके लिए ये रेशो ले लें, चल जाएगी। अमाउंट की रेशो ले लें, खैर एक ही बात है। नहीं तो इसलिए रेशो किसकी है उसकी बेस पे फैसला करना है। अगर रेशो यूनिट्स वाली मेंटेन करवानी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला फार्मूला लगेगा। अगर रेशो रेवेन्यू वाली पूरी करवानी है तो फिर रेवेन्यू वाला फार्मूला लगेगा। हाँ जी बताएं जनाब, अगर इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई फिगर, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो तो। Noted. क्या हुआ? ये क्यों कर रहे हैं? ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं? बिजनेस को क्यों जानना जरूरी है कि ब्रेक इवन। अच्छा, बजटेड सेल्स क्या होती हैं? जो हम साल के शुरू में उस साल के लिए टारगेट कर रहे हैं कि हम कितनी सेल्स कर लेंगे, ये बजटेड सेल्स हैं। एक्चुअल सेल्स क्या होती हैं? जो उस साल के एंड तक अब एक्चुअली कर सके। साल के शुरू में बिजनेस को ब्रेक इवन सेल्स जानना क्यों जरूरी है? ताकि पता चले कि कम से कम कितने बेचेंगे तो सर्वाइव करेंगे, वरना लॉस में चले जाएंगे। तो अब इस ब्रेक इवन सेल प्रोडक्ट वाइज अगर आगे, तो इसका मतलब है बिजनेस ने टारगेट कर लिया कि साल में एक इरादा तो कर रहे हैं हम 30,000 यूनिट्स बेचने का,
ये बजटेड सेल है, लेकिन कम से कम 10 बेचेंगे तो सर्वाइव करेंगे। प्लान तो कर रहे हैं 90,000 यूनिट्स बी के बेचने का, लेकिन कम से कम 30 बेचेंगे तो सर्वाइव करेंगे। तो अगर एक प्रोडक्ट है तो उसका बस एक ब्रेक इवन निकलता है, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट का ब्रेक इवन निकलता है। ब्रेक इवन वो टारगेट है जो कम से कम पूरा होगा तो बिजनेस सर्वाइव करेगा। ये ब्रेक इवन कैलकुलेशन जी। प्रोडक्ट वाइज हाँ जी जी, वो रेशो कैसे निकली? आप ठीक है? इधर मुझे जवाब देना यार। ठीक है, अब क्या किया ये रेशो लिया ना। वेटेड एवरेज सीएस रेशो निकालने के लिए हमने वेट किसको यूज करना है? वेटेड एवरेज सीएस रेशो निकालने के लिए ये क्या कर रहे हैं हम? मल्टीपल प्रोडक्ट कल थे, कल वाली क्लास में थे। फार्मूला लिखा था, मल्टीपल ब्रेक इवन का फार्मूला लिखवाया था ना मैंने, वो दोनों लिखे हैं सच्ची सच्ची। मैंने आखिर में फार्मूले लिखवाए थे, वैसे और तो कुछ नहीं था। तो नहीं लिखे हुए ना, ये फार्मूले लिखवाए थे ना बेटे मैंने कल। फार्मूले लिखवाए थे मैंने कल इसके। यार किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं? जो टारगेट रेशो थी या तो वो यूनिट की थी या सेल्स रेवेन्यू, या तो मैनेजमेंट ने कहा जी हम इसी रेशो में ही आइंदा जो भी ए और बी बेचेंगे, जैसे 8 लाख और 12 लाख बेचेंगे, तो ये इसी रेशो में ही है 8 लाख और 12 लाख। ये 2 और 3 की रेशो बनती है। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए ये सवाल वाला बताएगा कि कितने ए और कितने बी बेचने हैं, उनका आपस का क्या रेशो रखना है। ये सवाल ने बताना कि क्या रेशो मेंटेन होना चाहिए। तो सवाल वाले ने बताया था कि जो बजट में हमने रेशो रखी है वही मेंटेन होनी चाहिए। तो उसकी बेस पे फिर ब्रेक इवन यूनिट्स वाला फार्मूला या अमाउंट वाला फार्मूला लगना है। चलिए अल्लाह खैर करे सबके लिए। वो वैसे कह देगा कि हो सकता है सवाल में वो कहता कि 5-9 की रेशो मेंटेन करनी है। हो सकता है बजट गिवन हो, लेकिन वो कहे कि ब्रेक इवन निकाले और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि 5-9 की रेशो रखनी है, तो बस जो टारगेट रेशो है वो यूज करनी है। एक सवाल होगा सबसे आखिरी जी। अगर कोई मासूम इंसान बुक का आखिरी क्वेश्चन ढूंढ रहा है तो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, सीपीपी वाले चैप्टर का, पेज नंबर 244, क्वेश्चन नंबर 18। ये ऑटम 2009 अटेम्प्ट का सवाल है। अच्छा, जो तो करना चाहें वो अभी कर रहे हैं, और जो ना करना चाहे, जिंदगी चिल गुजारना चाहें, वो अभी आराम से बैठे। चाहे 10 मिनट दे रहा हूं आपको, ये सवाल आप लोग अभी करें। 10 मिनट बहुत है इसके लिए। कितने नंबर का सवाल है? कोई बात नहीं, ये पुराने दौर की बात है, अब ये 9 नंबर से ज्यादा की बात नहीं है सवाल की। ये आप लोग 10 मिनट में करें सॉल्व, और फिर मैं एक और 5 नंबर का सवाल कराता हूं। सॉल्वेंट के नाम से सवाल है।
वालेकुम सलाम। अच्छा, सेशन के शुरू में ये जो लोग टेस्ट दिया करते थे वो होते थे मेरा ख्याल है कोई 50% प्लस ही होते थे। पिछला टेस्ट 11 लोगों ने दिया है वेरिएंस का। क्यों? अच्छा, वो वीक गुजर गया जब सर आप बीमार थे और आप आ नहीं रहे थे, और वो गुजर गया हुआ है, या ये वही वाला है? ये तो अभी इस मंडे को हुआ था। 11 लोगों ने टेस्ट दिए, 11। शहीद खालिद 25 आउट ऑफ 26, ठीक है, शाबाश। राबे आसिफ 23, शाबाश। ताहा बट 20, ठीक है, चलें, ठीक है। संडे को फिर सुबह सवेरे 7:30 है। ये कौन सी क्लास है? ये कॉस्ट की है ना? कॉस्ट की है, 8 की संडे को नहीं। जिनको ये करीब पड़ता है वो यहाँ आ जाए सुबह 7:30, जिनको जीटी करीब पड़ता है वो 11 बजे वहां आ जाए।
मिनट हो है ना था तो 2 मिनट का था, लेकिन नहीं कर रहे सवाल। चले बस बहुत है, देख लें सोल्यूशन जहां तक पहुंचे हैं। जिसने अभी नहीं करना वो बाद में सही, लेकिन जिन्होंने काफी हद तक कर लिया सोल्यूशन देखें। 2-3 पॉइंटर्स हैं मसले वाले, वो बताता हूं और फिर अगला सवाल करते हैं। सोल्यूशन देख लें जल्दी से, और जो पूछना है पूछें, नहीं पूछना तो मैं खुद ही बता देता हूं।
ब्रेक इवन यूनिट्स या अमाउंट, अमाउंट, लेकिन फार्मूला कौन सा लगेगा? यूनिट्स वाला। क्यों? क्योंकि रेशो उसने यूनिट्स वाली यूज करने को कहा है। मल्टीपल प्रोडक्ट से ही पता चल रहा है। ब्रेक इवन का सवाल है, ये पता चल रहा है, ब्रेक इवन का सवाल पता चल रहा है। इसमें धोखा है कि आपको फिक्स कॉस्ट ए और बी की तोड़ के बताई हुई है, आप जोड़ लें, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसमें थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट ये है, उसके लिए आप ऐसा करें कि परसों हिमालयन रिवर वाला सवाल कराया था, उस पर आए जरा। हिमालयन रिवर सवाल पे, सोल्यूशन पे नहीं, सवाल पे। स्प्रिंग 16 डैम का सवाल था, हिमालयन रिवर। पहुंचे? इसमें देखें ऊपर वाले टेबल में प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फिर इसके नीचे इन्हीं की डिटेल बताई हुई है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4, कोई फिक्स्ड है, कोई वेरिएबल है, कोई दोनों है। 4 पॉइंट्स बताने के बाद 5वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑल रिमेनिंग, किसमें से ऑल रिमेनिंग? वो जो ऊपर एफओएच बताएं, ऑल रिमेनिंग आर, इसका मतलब फिक्स्ड वही है बस जो ऊपर पॉइंट 4 तक नजर आ रहे हैं। इसलिए इसमें पॉइंट 1 से लेके 4 तक फिक्स्ड एक एक करके निकाला था और वेरिएबल बस टोटल का डिफरेंस ले लिया था। लेकिन अभी वाले सवाल के अंदर इसका उल्टा है। अभी वाले सवाल में आपको टेबल में क्या दिए हुए हैं? अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स, और पॉइंट 1 से लेके 4 तक किसी पॉइंट में फिक्स्ड है, किसी पॉइंट में वेरिएबल है, और पॉइंट 5 में लिखा हुआ है कि ऑल अदर आर फिक्स्ड। अब ये बिल्कुल इसका उलट है, लेकिन ऑल अदर आर फिक्स्ड का मतलब है कि अब हमें बस वेरिएबल, यही जो पॉइंट 1 से 4 में नजर आ रहे हैं यही है, इनके अलावा वेरिएबल नहीं है। फिक्स कैसे निकालेंगे? इनको टोटल में से माइनस करके। ये दोनों सवाल में ये उलट था। एक ये पॉइंट था इसमें। दूसरा पॉइंट ये था कि जो पॉइंट नंबर 1 है इसमें रेंट दिया हुआ है, तो जो स्टोर का किराया है ना प्रोडक्ट ए का, वो फिक्स्ड है, और जो प्रोडक्ट बी का स्टोर का किराया है वो वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? उन्होंने कहा है कि स्टोर वाला हमसे पैसे लेता ही इस बेस पे है कि कितने ज्यादा यूनिट स्टोर करते हैं, तो ये वेरिएबल है। अच्छा, जब वेरिएबल है तो हर महीने बराबर क्यों है? हाँ जी, देखें, अगर कोई चीज हर महीने बराबर है ना, उससे वो फिक्स नहीं हो जाएगी। अगर हर महीने बराबर यूनिट सेल होंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हर महीने बराबर ही होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हर महीने बराबर ही होगी, तो उससे वो फिक्स थोड़ी हो जाएगी। तो बजट कर रहे हैं हम कि हर महीने 1,20,000, तो क्या पता हर महीने इत्तेफाक से हम बराबर यूनिट स्टोर करना चाहते हो, है तो वो बाय नेचर वेरिएबल ना। तो प्रोडक्ट बी का रेंट वेरिएबल है और प्रोडक्ट ए का रेंट फिक्स्ड है। फिर इसके बाद तीसरा मसला ये होता है कि जो फ्यूल दिया हुआ है पावर, उस पावर के बारे में ए और बी अलग अलग नहीं बताए हुए, जबकि हमें वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग चाहिए। क्यों अलग चाहिए? ताकि कंट्रीब्यूशन निकाल सकें। तो उसके लिए उन्होंने ये कह दिया कि इनका ताल्लुक है यूनिट्स प्रोड्यूस से। तो ओवरहेड का चक्कर पढ़ के उम्र गुजार दी, तो क्या करें? यूनिट की रेशो में बांट दें। ये 3 बातें थी बताने वाली। आपने कुछ पूछना है तो पूछें। चले ठीक है, एक सवाल मैं करता हूं अभी। स्प्रिंग 15, स्प्रिंग 2015, केपीके डेयरीज, केपीके डेयरीज, पेज 242, क्वेश्चन नंबर 14। स्प्रिंग 2015 टर्म का सवाल है, पढ़ ले, मैं करता हूं। छोटा सा सवाल है, बस मैक्सिमम आधे घंटे में हो जाएगा। पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़। सवाल पढ़ना था यार।
कैसे पता ब्रेक इवन है? रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है। कैसे पता मल्टीपल प्रोडक्ट्स है? तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेक इवन है, बिल्कुल पता चल जाता है। ब्रेक इवन यूनिट वाला फार्मूला लगाना है या अमाउंट वाला? यूनिट्स वाला। क्यों? क्योंकि रेशो उसने यूनिट्स की कही है। तो कंबाइंड ब्रेक इवन, ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 15, कंबाइंड ब्रेक इवन लगाते हैं यूनिट्स वाला, और उसके लिए चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट है अवेलेबल? टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं, एक तो उसने प्रोडक्ट वाइज बांट दी हुई है और दूसरा उसने पर यूनिट दे दी हुई है। तो पर यूनिट को टोटल कर लें और प्रोडक्ट वाइज को फिर ग्रैंड टोटल कर लें। तो कर लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कहां कहां है फिक्स कॉस्ट? फिक्स्ड ओवरहेड्स में फिक्स कॉस्ट है, तो इसमें हमें पर यूनिट को टोटल तक कैसे पहुंचाना है? यूनिट्स प्रोडक्शन या सेल? प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना, तो इनको तो यूनिट्स प्रोड्यूस से ही मल्टीप्लाई करना। अच्छा, सारा ये बजटेड डाटा है, प्रोजेक्टेड बजटेड, तो ब्रेक इवन में ऐसा ही है, बजटेड डाटा है सारा। सी प्लस 25 इंटू 540,000। एक मिनट, मैं पहले लाल लाल लिख लूं। आई प्लस इंटू 275, वी प्लस 20 इंटू 185, 60500000 37। और कहीं कुछ फिक्स्ड? हाँ जी, फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन है, ये भी पर यूनिट करके दिए हुए, लेकिन ये सेलिंग है, इनको टोटल तक पहुंचाना है तो सेलिंग यूनिट्स। क्योंकि ना, अच्छा ऐसा नहीं है कि पर यूनिट दिया हुआ तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो वेरिएबल के साथ करते हैं। इसमें हम क्यों यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम इसमें ऊपर रिवर्स जा रहे हैं। उन्होंने जबरदस्ती फिक्स पर यूनिट कैलकुलेट करके दिया है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया होगा? फिक्स्ड सेलिंग को पर यूनिट कैसे बनाया होगा? फिक्स्ड सेलिंग को पर यूनिट कैसे बनाया होगा? टोटल को सेल यूनिट से डिवाइड किया होगा, इसलिए हम वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इन सब की ही 5 रुपए ना, तो सबको अलग अलग करने की बजाय ऐसा करते हैं कि यूनिट्स कर लेते हैं इकट्ठे और एक ही बार कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई। इसके कितने हैं? 425, इसके 255, 170, कितने हो गए? 850 इंटू 5 रुपए, 4250000। तो टोटल फिक्स कॉस्ट बन गई, मेरा नहीं ख्याल 27500, ये आ गई टोटल फिक्स कॉस्ट। अब क्या रह गया? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो तीनों के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं और उसको वेटेड एवरेज कर लेते हैं। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए अगर आप ये डेटा देखें और आखिरी तो परसों वाला सवाल याद आएगा जिसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेट का दिया हुआ था और सेल प्राइस थी नहीं। सेल प्राइस हमने वेरिएबल कॉस्ट से वर्क बैक करके निकाली थी, बिल्कुल वही वाला काम है। क्या क्या है वेरिएबल कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 15, वेरिएबल ओवरहेड्स, और कोई वेरिएबल खर्चा? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, और कोई वेरिएबल खर्चा? कंट्रीब्यूशन, अच्छा ये कर क्या रहा हूं मैं? कंट्रीब्यूशन पर टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी थी, हो गई। अब डिनोमिनेटर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। सेल प्राइस नहीं है, जो है वो लिख रहे हैं, देखते हैं आगे क्या बनेगा। और कोई वेरिएबल खर्चा? कमीशन है लेकिन हमें उसकी अमाउंट नहीं पता, तो ये फिर उसके अलावा वाली वेरिएबल कॉस्ट हो गई पूरी।
अच्छा, इस तरह की एक चीज मैंने शायद परसों वाले सवाल में बनाई थी, पता नहीं कि नहीं बनाई थी। सेल प्राइस है 100, कमीशन बाकी फिर कोई और भी होंगी। कंट्रीब्यूशन कितना है? 40% ऑफ इसका, तो वो 95% का 40%। सेल्स का कितने परसेंट है? 5%। इसको मैंने इस इक्वेशन में शायद बनाया होगा ऐसे। ये 5% कमीशन है सेल प्राइस की, वो माइनस कर दें तो मैंने ये चीज ना इस तरह से की होगी। ये 95% का 40% है, तो सेल्स का 38% है। अब मैंने इस परसेंटेज को इस तरह से लिख दिया, एक सेल्स 100 है, ये इसका 5% है, ये इसका 95% है, इसका 38%। सेल प्राइस, कल मैंने उस दिन मैंने इस शक्ल में लिखा था, मैंने इसको ऐसे लिखा है, सेल प्राइस में से कमीशन माइनस कर दें और बाकी वेरिएबल खर्चे माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी ना। तो अगर ये 100 है, ये 38 है, तो ये क्या हुआ? ये मैंने परसों वाला सवाल कराते हुए ऐसे लिखा था, अब वो ऐसे लिख दिया है बस। तब मैंने ऐसे लिखा था x माइनस 2% ऑफ x माइनस 1117.6 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। वो मैंने उस तरह की इक्वेशन बनाई थी, अब मैंने उसी को ऐसे लिख दिया, ये भी एक शक्ल दिखा दी, इसको ऐसे लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस लिखा मैंने। सेल प्राइस अगर 100 है तो कमीशन कितनी है? 5। कंट्रीब्यूशन कितना है? 38% है ना, तो हाँ नहीं परसेंट है ना। तो फिर बाकी ये कितनी है इसमें से? ये इसमें से 57 है। ये क्यों कर रहे थे वर्किंग? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे, फिर वेटेड एवरेज करेंगे, फिर वहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है? यूनिट्स भी पूछे, अमाउंट भी पूछी है, तो अमाउंट कैसे निकाले? तो सेल प्राइस भी चाहिए ना, तो हमें यहां कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, सेल प्राइस भी चाहिए। तो यहां से मैं कंट्रीब्यूशन और सेल प्राइस दोनों निकाल लेता हूं, इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से सेल प्राइस तक कैसे पहुंचे? इक्वेशन बनानी, इक्वेशन बना ली। ये बात नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, परसों जैसे इक्वेशन बनाई थी वैसे कर लें। कैसे निकालें सेल प्राइस? अगर उस दिन वाली इक्वेशन समझ आती है तो वो कर ले। 0.38x इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कमीशन माइनस 150, इससे इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। 0.38x इज इक्वल टू x माइनस 0.05x माइनस 138, इसकी सेल प्राइस आ जाएगी। मैंने परसों इस तरह की शायद शक्ल बनाई थी। अगर आपको ये आसान लग रहा है ऐसे सेल प्राइस निकाल लें, अगर आपको ये रिलेशनशिप आसान लग रहा है तो ऐसे कर लें। ये दोनों वैरायटियां दिखा दी। अगर इस तरह समझ आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा है, तो ये 150 इसमें से क्या है? तो अगर ये 57 है तो सेल प्राइस क्या है? तो इसको सेल प्राइस तक कैसे पहुंचाएं? इसको 57 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें यहां पर अगर आपने इक्वेशन बना के जैसे परसों किया था ऐसे करना है, ऐसे कर लें। अगर आपको ये रिलेशन समझ आ रहा है तो ऐसे कर लें। तो सेल प्राइस आ जाएगी, इसको चलो मैं ए कह देता हूं, ए को डिवाइड कर रहा हूं मैं 57 से और मल्टीप्लाई कर रहा हूं 100 से, तो सेल प्राइस आ जाएगी 263.16, 242.11, 236.84। सेल प्राइस क्यों निकाली, क्या जरूरत है इसकी? यूनिट से रेवेन्यू में जाने के लिए। चलो वो तो बात की बात है, मेनली वर्किंग किस लिए हो रही थी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले, इसमें से ये माइनस करना एक जज्बाती हरकत होगी है। जब हम इस चैप्टर, अच्छा ये ऑनलाइन बच्चों में से ना ग्रुप में भी किसी ने पूछा हुआ था, इस चैप्टर के अंदर सीवीपी में हम कॉस्ट जब ले रहे हैं, चाहे फिक्स चाहे वेरिएबल, वो सिर्फ फैक्ट्री की ले रहे हैं, नहीं एडमिन सेलिंग भी। इस चैप्टर में हम फैक्ट्री और एडमिन सेलिंग सब मिला के टोटल बिजनेस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट भी ले रहे हैं तो सिर्फ फैक्ट्री वाली नहीं, सेलिंग भी, फिक्स खर्चे ले रहे हैं तो फैक्ट्री के भी और सेलिंग भी, तो इसमें हमने सारी कॉस्ट लेनी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, कैसे निकालें? इसमें से ये माइनस कर लें, तो कमीशन भी तो एक वेरिएबल खर्चा है ना, तो इसमें से ये भी माइनस करें, कमीशन भी माइनस करें, तो निकलेगा कंट्रीब्यूशन। और अगर दो लाइनें लिखने की बजाय आप ये करना चाहें कि कंट्रीब्यूशन सेल प्राइस का कितना है, हैं जी, कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इसका 38% ले लें। दोबारा इसमें से ये भी माइनस करें, कमीशन भी माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, या फिर सेल प्राइस का 38% ले लें तो वो कंट्रीब्यूशन ही आएगा। 100, 92, ये 90। और वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किस रेशियो में?
कौन से? तो 100 इंटू 425 डिवाइडेड बाई 850, 92 इंटू 255 डिवाइडेड बाई 850, 90 इंटू 170 बाई 850। ये लिखेंगे यहाँ, कंबाइंड यूनिट्स निकलेंगे, फिर उनको इसी रेशो में प्रोडक्ट वाइज बांट देंगे। और रेवेन्यू कैसे बनेगा? सेल प्राइस से मल्टीप्लाई। ये तो किया है मैंने, होमवर्क है ये आपने करना। अच्छा, पब्लिक के पुरजोर सरार पे एक होमवर्क बता रहा हूं। ऑटम 19 अटेम्प्ट का सवाल होगा मेरी बुक में, क्वेश्चन मेशियाटो लिमिटेड के नाम से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पेज, इसका पार्ट ए में से ब्रेक इवन कर लें, बस कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है, अब अल्लाह हाफिज़।